आज हम तीसरे चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। इसका पहला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। पहला, ह्यूमन रिप्रोड्यूस, आदमी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन्स और आदमी कैसा है? विविपेरस है, बच्चों को जन्म देता है। फर्टिलाइजेशन आदमी में कैसा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। मेल और फीमेल गैमिट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं दोनों। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ए मैच्योर फॉलिकल, इसको कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए हार्मोन। ओवुलेशन कौन से हार्मोन से इंड्यूस होता है? उस हार्मोन का नाम है लुटेनाइजिंग हार्मोन LH। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट के मिलने को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसके बाद फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन दी फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। द जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म ब्लास्टोमियर है। वैसे तो जो सेल बनती है वो ब्लास्टोमियर है वो, और जो स्ट्रक्चर होती है उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वेस्कुलर कनेक्शन विद द फोएटस एंड यूटेरस, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे में देखें, ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आप मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखो। ये डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मेल सिस्टम का डायग्राम दिखाया हुआ है। इसमें यूरेटर से ये 2 डक्ट आई, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इधर से ये टेस्टिज है, टेस्टिज से ये आगे वेस एफरेंसिया और वेस डिफरेंसिया आगे गई, इसमें एपिडिडमस में गए, फिर ये यहाँ आगे जाके इसमें सेमिनल वेसिकल, और फिर ये यूरेथ्रा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, नीचे कापर ग्लैंड, और फिर आगे पेनिस, और पेनिस में को स्क्रोटम, और ये आगे ओपनिंग, और ये फोर स्किन, ये सारा का सारा है तो मेल सिस्टम है। ये फीमेल सिस्टम है। इधर फीमेल सिस्टम में ये तीसरा क्वेश्चन है फीमेल वाला। ये ओवरी हैं, ओवरी के साथ ये ओविडक्ट है। ओविडक्ट का पहला हिस्सा इन्फंडिबुलम है। इन्फंडिबुलम के बाद फिर ये एम्पुला आता है। एम्पुला के बाद इस्थमस आता है। इस्थमस के बाद फिर ये आगे यूटेरस आता है। यूटेरस की 3 वाल हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर होती है। ये लाइनिंग ऑफ यूटेरस है। ये यूटेराइन केविटी है अंदर की और जगह जो है, और ये ओवरी लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ओवरी का निचला हिस्सा, यूटेरस का निचला हिस्सा सर्विक्स कहलाता है। सर्विक्स के अंदर की नली को सर्विकल कैनाल कहते हैं। इसके नीचे ये वेजाइना है। वेजाइना में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हाइमन कहते हैं। हाइमन के बाद ये वल्वा है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। चौथा क्वेश्चन आता है 2 मेजर फंक्शन ऑफ टेस्टिज एंड ओवरी। टेस्टिज का पहला फंक्शन है ये स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनाता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से। दूसरा, इसके अंदर मेल हार्मोन निकलते हैं। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को भी डेवलप करता है और रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। वो टेस्टोस्टेरोन है जिसको मेल हार्मोन कहते हैं। एंड्रोजन भी इसी को कहते हैं। ओवरी की फंक्शन है कि ये फीमेल गैमिट बनाती है, एक तो ओवम, और इसके अलावा फीमेल हार्मोन भी निकालती है एस्ट्रोजन, और ये सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप करने में मदद करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम। ये 5वां क्वेश्चन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम बनाओ। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम देखें। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर सेक्शन काटें तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखेगी। इसमें स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड और फिर स्पर्मेटोजोआ। ये पूरी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की इसमें क्रम से हमें दिखेगी। अगर हम इधर से देखें तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिज के अंदर होते हैं। इसके लोब्यूल के अंदर, हर लोब्यूल में 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जिनके अंदर स्पर्म बनते हैं, मैच्योर होते हैं और डेवलप होते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जो स्पर्म की, जो इसकी टेस्टिज की फंक्शनल यूनिट है। तो इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम है। जर्मिनल एपिथेलियम डिवाइड होकर स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। इसके बीच बीच में सर्टोली सेल भी होती हैं। सर्टोली सेल न्यूट्रिशन का काम करते हैं। लीडिंग सेल हैं, उनसे हार्मोन निकलते हैं। इसमें जो ये प्राइमरी जर्म सेल हैं उनसे स्पर्मेटोसाइट बनती हैं। स्पर्मेटोसाइट आगे जाके स्पर्म बनाती हैं और इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जो सर्टोली सेल है उनको नर सेल भी कहते हैं। वो न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं ग्रोइंग स्पर्म के लिए। इसको जो लीडिंग सेल है उनसे हार्मोन निकलता है, मेल हार्मोन। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को हमने वर्णन भी करना है। स्पर्म के बनने को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस है। अभी मैं आपको यहाँ ले आता हूँ। ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिज के अंदर होती है। मेल में स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस है। इसमें जो जर्म सेल है पहले वो मल्टीप्लिकेटिव फेज में आती हैं, जिसमें वे मल्टीप्लिकेटिव फेज में स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो मैच्योर होती है, जैसे स्पर्म बनना है,
इस स्टेज को हम पहले कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज, जिसमें ये जर्म सेल डिवीजन करके बहुत सारी सेल बना देती है। फिर ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, फिर ये ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद फिर इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, फिर इसमें मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड के बाद स्पर्मेटीड बनेगी, स्पर्मेटीड के बाद फिर स्पर्मियोजेनेसिस होगा, इससे स्पर्म बनेगा, वो मैच्योर होगा। इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये प्रोसेस टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है। इस तरह से स्पर्म बनते हैं। ये प्रोसेस स्पर्म के बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस में ये जो स्पर्मेटीड बना है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे गोल्जी बॉडी का बन जाता है एक्रोसोम, जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस होकर अगले हिस्से में हेड पार्ट में अरेंज हो जाता है। मेनली क्रोमेटिन इसमें रहता है, बाकी चीज़ें डिस्कार्ड कर देते हैं। इसके अलावा सेल ऑर्गन सारे डिस्कार्ड कर देते हैं, केवल माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोल इसमें अरेंज हो जाते हैं। बाकी सारे पदार्थ इसमें रिजेक्टिव कर देते हैं। और उसके बाद ये मूवेबल इसमें टेल बन जाती है और स्पर्मेटीड बन जाता है। ये स्पर्मेटीड से स्पर्म बन जाता है। ये प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है जो रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में दो मेन हार्मोन है, FSH और LH। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है। दोनों ही पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। इनके लिए GnRH हाइपोथैलेमस से निकलता है और वो हाइपोथैलेमस से जो GnRH है उसके रेस्पॉन्स में पिट्यूटरी इन दोनों हार्मोन को निकालती है। ये हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। FSH सर्टोली सेल पे काम करता है, जबकि LH लीडिंग सेल पे काम करता है। लीडिंग सेल से हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, और जो सर्टोली सेल है वो कुछ फैक्टर निकालती है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी होता है। स्पर्मियोजेनेसिस होता है स्पर्म का बनना, और स्पर्मिएशन है मैच्योर स्पर्मेटोजोआ का रिलीज होना सर्टोली सेल से इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये दोनों प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटीड का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफ़र हो जाना, ये दोनों प्रोसेस हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती हैं। लेबल डायग्राम और स्पर्म का डायग्राम बनाओ। ये स्पर्म का डायग्राम है। अब देख के स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं। सबसे आगे वाला पार्ट हेड होता है, उसके साथ नेक होती है, फिर मिडल पीस होता है, फिर टेल होती है। हेड में सबसे आगे एक्रोसोम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो गोल्जी बॉडी की प्रोडक्ट है। इसके ऊपर बहुत सारी मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती हैं और इसके बीच में न्यूक्लियस होता है अगले हिस्से में, और ये कंसनट्रेटेड पार्ट होता है। मेम्ब्रेन का नाम गैलिया है, जो सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है। इसके नीचे नेक में एक सेंट्रियोल होता है, और नेक के नीचे मिडल पीस में सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते हैं जो एनर्जी देने का काम करते हैं। इसके बाद इसके नीचे ये एक सेंट्रियोल और होता है जिसको हम रिंग सेंट्रियोल कहते हैं, जो निचले हिस्से में होता है। यहाँ से फिर इसकी टेल स्टार्ट होती है। टेल वास्तव में इसकी फ्लैजेला से बनी हुई होती है, और ये टेल इसके मूवमेंट के लिए ज़रूरी है। इसकी स्ट्रक्चर फ्लैजा वाली स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर भी एक कवरिंग चढ़ी रहती है जिसको साइटोप्लाज्मिक शीथ कहते हैं। स्पर्म मूवेबल होता है। ये स्पर्म की दोनों स्ट्रक्चर दिखाई है। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आया करता है। सेमिनल प्लाज्मा के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सेमिनल प्लाज्मा सीमेन होता है, जो स्पर्म को छोड़ के बाकी जो बचता है सीमेन में, उसको हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। सीमेन वास्तव में स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा का मिक्सचर है। सेमिनल प्लाज्मा में मेनली जो हमारी एसेसरी ग्लैंड है, अर्थात सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड, इनका सेक्रेशन होता है। इसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम, एस्कॉर्बिक एसिड, कुछ एंजाइम, ये इसमें मेनली होते हैं। इसके जो स्पर्म है उनके लिए न्यूट्रिशन का भी काम करता है, उनको मूवमेंट भी प्रदान करता है। मेजर फंक्शन मेल एसेसरी डक्ट और ग्लैंड के मेन फंक्शन क्या है? जो मेल एसेसरी डक्ट हैं वो वेस एफरेंशिया, एपिडिडेमस, वेस डिफरेंशिया, डेटी टेस्टीज है। इनका हर एक का अलग अलग रोल है। इनका डेवलपमेंट में भी रोल है, इनका ग्रोथ में भी रोल है, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी रोल है। ये सारी की सारी हमारे डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट पर्पज़ को सोल्व करती हैं। ये डक्ट में को मटेरियल जाता है। इसके अलावा फ्लूइड, किसी के सेक्रेशन, हमारे जैसे सीमेन है, सीमेन को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं स्पर्म को। इसके अलावा ये प्रोवाइड करते हैं इसके मैचुरेशन को। लुब्रिकेशन का भी काम इनके द्वारा होता है। तो इस तरह से, ताकि ये इजीली जब बच्चा पैदा होता है तब भी उसके लिए ये मदद करती हैं। जो फ्रुक्टोज है वो एनर्जी प्रदान करता है। इसके अलावा वो उसका जो pH है उसको भी न्यूट्रलाइज करते हैं। ये बहुत सारे एंजाइम इसमें होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है,
oogenesis। oogenesis का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम के बनने को हम oogenesis कहते हैं। ये फीमेल में होती है प्रोसेस, ओवरी में ओवम का बनना, ये प्रोसेस कहलाती है oogenesis। ओवम जो बनता है ये oogenesis से बनता है। oogenesis में क्या होता है, ओवरी के अंदर प्यूबर्टी के बाद ओवम बनता है, इसको हम कहते हैं oogenesis। oogenesis ये ये oogenesis का डायग्राम है। आप oogenesis में देखें, इसमें टेस्टिज के अंदर जो जर्मिनल सेल हैं वो जब फीमेल प्रेगनेंसी पीरियड में जब बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ के यूट्रस में होता है, उस टाइम जो जर्म सेल है वो डिवीजन करते हैं और रिप्लिकेटिव फेज है। वो रिप्लिकेटिव फेज केवल फोइटस टाइम में होती है, ये तो जिससे बहुत सारी ओगोनियाँ बन जाती हैं। फिर वो जब फोइटस में होता है तो 200 से 300 मिलियन के आसपास ओगोनियाँ होती हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है, बर्थ के बाद इनकी संख्या घटने लग जाती है, उनमें से लगभग 600 मिलियन के आसपास मैच्योर होती हैं। उसके बाद आगे जब प्यूबर्टी होती है तो ये जो प्राइमरी ओसाइट स्टेज पे ये पहले होती हैं। प्राइमरी स्टेज प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होती है मियोसिस फर्स्ट डिवीजन करना। मियोसिस फर्स्ट में ये प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट अनइक्वल डिवीजन होता है, एक सेल बड़ी बनती है, एक सेल छोटी बनती है। सेकेंडरी ओसाइट और पहली पोलर बॉडी यहाँ बन जाती है और यहाँ ये डिवीजन रुक जाता है, ये इसी स्टेज पे रुक जाता है। ये फर्टिलाइजेशन होता है तो डिवीजन सेकेंड मियोसिस होता है, नहीं तो नहीं होता है। और मियोसिस सेकेंड भी अनइक्वल डिवीजन है, इसमें भी एक बड़ी सेल बनती है और एक पोलर बॉडी बनती है। और ये जो पहली पोलर बॉडी बनी थी ये डिवीजन कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। इस पोलर बॉडी से फिर आगे 2 पोलर बॉडी बनेंगी, इस तरह से 3 पोलर बॉडी बनेंगी और एक ओवम बनेगा। ये ओवम फिर मैच्योर होकर एग सेल बन जाता है। ये प्रोसेस कहलाती है oogenesis। oogenesis में भी उसी तरह से फेज है, मल्टीप्लिकेटिव फेज, फिर उसके बाद ग्रोथ फेज, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड और फिर इसका मैचुरेशन। ये डिवीजन इसमें होती है। इस प्रकार से इसमें ये एक ओगोनिया से एक ही मैच्योर ओवम बनता है, जबकि स्पर्म में एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनते हैं। और अगर ये जो एग बना है ये ओवुलेशन हो जाता है तो फिर प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है और फिर ये प्रेगनेंसी के टाइम ये ओवुलेशन प्रोसेस रुक जाती है और फिर एक बार में एक ओवरी से ओवम निकलेगा, एक बार में दूसरे से निकलेगा। लेकिन ये जो oogenesis प्रोसेस है ये केवल
और केवल मेनोपेज तक चलती है। प्यूबर्टी से लेके मेनार्की से लेके हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम निकलता है। सेक्शन थ्रू ओवरी बनाना हमने ये 2 डायग्राम यहाँ मैंने दिए हुए हैं। एक डायग्राम आप ये देखें, ये ओवरी का डायग्राम है। इधर से ये ओवरी उससे जुड़ी हुई है लिगामेंट के द्वारा। यहाँ से 2 ब्लड वेसल आई हुई हैं, इसमें एक आर्टरी की ब्रांच है, एक वेन की ब्रांच है, और ये इसमें प्राइमरी ओसाइट है। और ये फॉलिकल डेवलप होते हुए दिखा रहे हैं। पहले ये छोटा है, फिर और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और फिर ये पूरा डेवलप हो गया। तो इसके अंदर केविटी बन गई, वो केविटी एंट्रम है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है। इसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल पूरा मैच्योर हो गया, डेवलप हो गया। डेवलप होने के बाद ये ओसाइट इसके अंदर से ये ओवुलेशन हो गया। ओवुलेशन में ओवम निकल जाता है, और ओवम निकलने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम अगर ये फर्टिलाइजेशन हुआ है, प्रेगनेंसी हुई है, तो कार्पस ल्यूटियम सर्वाइव करता है, नहीं तो ये डैमेज होकर डीजनरेट होकर कार्पस एल्बिकेंस बन जाता है, और इस तरह से ये डीजनरेट हो जाता है। ये ओवरी का सेक्शन यहाँ दिखाया हुआ है। एक दूसरा डायग्राम भी ओवरी का है इसमें, आप इस डायग्राम को भी देखें। ये डायग्राम हम ऊपर ले लेते हैं। तो इस डायग्राम में भी हम देखेंगे, ये भी ओवरी का डायग्राम है। इधर से ये मीजोवेरियम है जिसके द्वारा ओवरी जुड़ी हुई है। 2 ब्लड वेसल उसी तरह से आई हैं। ये डायग्राम कलर नहीं है। इसमें ऊपर की सरफेस ये जर्मिनल एपिथेलियम है, और ये जो वाल है ये पेरिटोनियम कहलाती है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल हैं, फिर ये डेवलप होंगे ग्रोइंग फॉलिकल में, फिर ओवेरियन फॉलिकल ये मैच्योर हो जाएंगे। इसके ऊपर की मेम्ब्रेन है ये थीका और फॉलिकल सेल, और इसके जिससे ये जुड़ा हुआ है ओवम उसको कहते हैं डिस्कस फॉलिगरस, और ये मैच्योर फॉलिकल है। इसके बाहर की ओर मेम्ब्रेन ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, इसके अंदर ये जोना पेरिसिडा कोरोना रेडिएटा 2 मेम्ब्रेन होती हैं। ये फॉलिकुलर केविटी है जिसमें लिक्विड भरा होता है, इसे लिक्विड फॉलिकुलाई कहते हैं। ये बाहर का हिस्सा स्टोमा है, अंदर का हिस्सा कोर्टेक्स है। ये मेडुला, बाहर का कोर्टेक्स, अंदर का मेडुला। कोर्टेक्स में भी ये स्टोमा हिस्सा है, मेडुला में भी स्टोमा जो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके बाद इसमें ये जब फॉलिकल रप्चर करता है तो वो ओवम निकालता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद इसका बन जाता है ये जो फॉलिकल है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम फिर आगे अगर प्रेगनेंसी हुई है तो ये फुल्ली डेवलप हो जाता है, फिर मैच्योर हो जाता है, और ये हार्मोन निकालता है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो ये कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम, ये ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम है। ये डायग्राम में आप देखें फॉलिकल में ये जो सबसे बाहर इसमें ग्रेनुलस सेल, उसके बाद बेसल लेमिना, अंदर ये एंट्रम केविटी है। ये केविटी के बाद अंदर ये कोरोना रेडिएटा, और फिर ये जिससे जुड़ा हुआ है ओवम यहाँ नीचे की ओर सेल है, इनको कहते हैं क्यूमुलस ओफेरस। और ये अंदर एग सेल है, एग सेल में न्यूक्लियस है, और इसमें एक और मेम्ब्रेन होती है बाहर की। जब ये निकलेगा तो जोना पेलोसिडा, वो भी इसमें मेम्ब्रेन इसमें निकलेगी। ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, नेम द फंक्शन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम ओवुलेशन के बाद ग्राफियल फॉलिकल से बनता है। इससे हार्मोन निकलता है प्रोगेस्टेरोन ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी पीरियड। अगर प्रेगनेंसी है तो कार्पस ल्यूटियम सर्वाइव करता है, नहीं तो ये डिजनरेट हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगले स्टेट में ल्यूटियल फेज में ये या तो डेवलप होता है या फिर ये डिजनरेट होना शुरू हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो इसका प्रोगेस्टेरोन का हाई लेवल जो FSH और LH को मेंटेन को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से अगले प्रेगनेंसी के टाइम ओवुलेशन नहीं हो पाता। इसलिए ये प्रेगनेंसी के टाइम ओवुलेशन को रोकने में मदद करता है। एंडोमेट्रियम ओवरी की वाल है, इनर वाल, जो प्रेगनेंसी के टाइम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आगे सेड हो जाती है मेंसिस के साथ। और ये जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो ये रिकवरी फेज में ये डेवलप हो जाती है, ताकि जो बच्चा डेवलप हो जाए उसके लिए। इसी में से एंडोमेट्रियम में ही आगे विलाई बनेंगे, प्लेसेंटा इसी के साथ जुड़ेगा। एक्रोसोम गाल्जी बॉडी से बना एक पार्ट है जो स्पर्म के अगले हिस्से में हेड में पाया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिनको हम हाइड्रोलेज एंजाइम कहते हैं। ये वास्तव में हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं जो कि जब ओवम को फर्टिलाइज करता है तो इसके अंदर का जो हाइड्रोलेज एंजाइम है ये एंजाइम पेनिट्रेट में मदद करता है। स्पर्म टेल, स्पर्म का सबसे लंबा हिस्सा स्पर्म टेल है जो कि इसके मूवमेंट में मदद करता है स्पर्म के।
फिब्री ये फैलोपियन ट्यूब का सबसे आगे फिंगर वाला हिस्सा है जो कि इस पे ओवरी की तरफ होता है, जो कि ओवम को कैच करने में मदद करता है। ट्रू फॉल्स ऑटो, एंड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाई सर्टोली सेल। अब ये फॉल्स है, एंड्रोजन सर्टोली सेल से नहीं निकलते, सर्टोली सेल तो न्यूट्रिटिव होती हैं, एंड्रोजन निकलते हैं लिडिक सेल से। स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये लिडिक सेल आर फाउंड इन द ओवरी, नहीं, लिडिक सेल मिलते हैं टेस्टिस में। लिडिक सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन, ये ठीक है, लिडिक सेल से एंड्रोजन निकलता है, एंड्रोजन मेल हार्मोन को कहते हैं। oogenesis टेक्स प्लेस इन कार्पस ल्यूटियम, नहीं, कार्पस ल्यूटियम में होती, फोलिकल oogenesis ओवरी में होती है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नोटेड डिटरमिनेटिव, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो हाइमन है किसी भी उसमें टूट सकता है, कई बार फिजिकल एक्सरसाइज में, कई बार किसी और कारण से भी टूट सकता है। व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन में होने वाला फीमेल में एक साइकिल है, जिसको हम फीमेल साइकिल भी कहते हैं। फीमेल के रिप्रोडक्टिव में कुछ बदलाव होते हैं, इनमें सबसे पहली स्टेज है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन तक चलती है, जिसमें यूटेरस की लाइनिंग और डैमेज ओवम बाहर निकलता है। इस दौरान ओवरिन हार्मोन का लेवल बहुत कम होता है और पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल भी कम होता है, बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन होता है, और इस दौरान जो फॉलिकल है वो बढ़ना शुरू कर देता है। इसके बाद ये दूसरी स्टेज शुरू होती है, जिसे प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इसमें फॉलिकल डेवलप करता रहता है और ये लगभग 7-8 दिन तक चलती है, जिसमें ये फॉलिकल पूरी तरह डेवलप हो जाता है। इस स्टेज में जो फीमेल हार्मोन है उनका लेवल भी बढ़ता रहता है और थोड़ा थोड़ा पिट्यूटरी हार्मोन का LH और FSH का लेवल भी बढ़ता रहता है। और 14वें दिन ये ओवुलेटिव स्टेज आती है, इसमें इनका लेवल LH और FSH का मैक्सिमम हो जाता है और जो ओवम है फुली डेवलप हो जाता है, उससे ग्राफिन फॉलिकल में से ओवम निकलता है। ओवुलेशन प्रोसेस है, ये स्टेज कहलाती है ओवुलेशन स्टेज। इसके बाद फिर अगली स्टेज आती है सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या है, कार्पस ल्यूटियम बन जाता है और वो डेवलप होना शुरू कर देता है, वो डेवलप होना शुरू कर देता है और ये डेवलप होता रहता है और वो जो ये यूटेरस की वाल है वो मोटी होती रहती है और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। जब धीरे धीरे 28 दिन पूरे हो जाते हैं तो 28 दिन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, नहीं है तो फिर से ये मेंसेस शुरू हो जाता है और इसमें भी ये हार्मोन लेवल नीचे आ जाता है। तो ये प्रोसेस, ये सारे का सारा साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। इसको आप ध्यान से देखें, डायग्राम भी आप ध्यान से देखें स्टेज वाइज। ये इसमें FSH और LH के रेस्पॉन्स में ओवुलेशन होता है जो 14वें दिन होता है और इस स्टेज में ये इसकी अमाउंट मैक्सिमम होती है और एंडोमेट्रियम झड़ती भी रहती है, डेवलप भी होती रहती है। तो इस तरह से इसकी ये फेज चलती है। पार्चुलेशन है बच्चे का पैदा होना। जब बच्चा फुली तरह डेवलप हो जाता है तो मदर के यूटेरस में, तो वहाँ से कुछ हार्मोन और कुछ केमिकल जाते हैं और वो केमिकल उस पर रेस्पॉन्स जाते हैं, ब्रेन के थ्रू मैसेज आता है, जिससे ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन ओवरी से हार्मोन निकलते हैं। ऑक्सीटोसिन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, जिसके रेस्पॉन्स में फिर दोबारा से मैसेज आता है और इसकी मात्रा बढ़ती रहती है और जिसके द्वारा ये कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता रहता है, जिसको हम लेबर पेन कहते हैं। और लेबर पेन होने के बाद बच्चे का कॉन्टैक्ट प्लेसेंटा का हट जाता है और बच्चा सर्विकल कैनाल में से और वेजिनल कैनाल में से होकर बाहर निकल जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन पेल्विक लिगामेंट को ढीला करके यूटेरस को चाइल्ड बर्थ के लिए प्रिपेयर करता है। इस प्रकार बच्चा पैदा हो जाता है। इसमें जो हार्मोन है मेनली ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन की ज़रूरत पड़ती है। हमारी सोसाइटी में वोमेन आर ब्लेम्ड फॉर द डॉटर के लिए वोमेन को ब्लेम दिया जाता है, लेकिन वास्तव में वोमेन कहते तो सारे जितने भी ओम हैं एक्स क्रोमोसोम वाले निकलते हैं। ड्यू टू दिस द ऑल ओम आर ऑफ सेम टाइप। स्पर्म 2 तरह के होते हैं, एक्स और वाई वाले। अगर एक्स वाला स्पर्म ओम के साथ फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल होगा और वाई स्पर्म वाला करेगा तो मेल होगा। तो इस प्रकार मेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन नॉट फीमेल, क्योंकि फीमेल से तो सारे ओवम एक जैसे निकलते हैं, जबकि स्पर्म 2 तरह के होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम वाले, एक वाई क्रोमोसोम वाले। तो इसलिए जो मेल और फीमेल के लिए रेस्पॉन्सिबल ये मेल है, ना कि फीमेल, लेडीज नहीं है। हाउ मैनी एग्स आर रिलीज फ्रॉम ए ह्यूमन ओवरी इन ए मंथ। हर महीने 14वें दिन एक ओम रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में और उसी से वो बच्चा पैदा होता है। अगर किसी औरत के 2 बच्चे पैदा होते हैं तो उसके 2 कारण हैं। एक तो आइडेंटिकल ट्विन है, जिसको हम आइडेंटिकल ट्विन किसी स्टेज पे अगर ब्लास्टोमेयर टूट जाते हैं, 2 हिस्सों में टूट जाते हैं, तो दोनों अलग अलग डेवलप हो जाते हैं और आइडेंटिकल होते हैं हर तरह से। इनकी शक्ल भी मिलेगी, क्रोमोसोम भी मिलेंगे, जीन भी मिलेंगे और इनका सारा कुछ एक जैसा होता है, वे टोटली आइडेंटिकल होते हैं। ये तो है ब्लास्टोमेयर के टूट जाने से अर्ली स्टेज में आइडेंटिकल ट्विन। कभी कभी किसी एक्सेप्शनल केस में 2
ओवम एक साथ आ जाते हैं और 2 ओवम आने की वजह से दोनों ही फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो ये स्टेज कहलाती है नॉन आइडेंटिकल ट्विन या फ्रेटर्नल ट्विन। फ्रेटर्नल ट्विन बहुत कम होते हैं, किसी कारण से ही दोनों 2 ओवम आते हैं। ये 2 ओवम एक ओवरी से भी आ सकते हैं, दोनों से भी आ सकते हैं। इस तरह से 2 ओवम आगे दोनों ही फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो तब उसमें नॉन आइडेंटिकल या फ्रेटर्नल ट्विन बनते हैं। हाउ मेनी एग डू यू थिंक वर रिलीज बाय द ओवरी फीमेल डॉग विच यूज 6 ये जितने डॉग और रोडेंट है ये पोली ओवुलेटरी, इनमें कई सारे ओम निकलते हैं, इनमें सिंगल ओम नहीं निकलता। तो जिसने 6 पप्पी दिए तो 6 ओम निकले होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा पप्पी डिफरेंट होते हैं, तो वे एक से नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते। देयरफॉर सच एनिमल्स विच कैन रिलीज मोर देन 1 ओम आर नोन एज पोलियोलेट, जिसमें कई ओम निकलते हैं एक बार में, तो ये पोलियोलेट होते हैं। इनमें कई ओम निकलते हैं और वही फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो इसलिए जिसने 6 पप्पीज को जन्म दिया दैट विल गिव 6 ओवम, तो उसने 6 ओम रिलीज करे होंगे, तब उसके 6 पप्पी निकले होंगे। ये हमारे क्वेश्चन थे, आप इनको ध्यान से देख के एक्सप्लेन करके समझें।